नमस्कार। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था विलयन के अंदर सांद्रता क्या होती है और सांद्रता कितने प्रकार की होती है। उन्हीं प्रकारों को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको मैंने एक सांद्रता पढ़ाई थी जिसका नाम था मोलरता, मोलैरिटी या मोलरता, जिसे अपन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को वापस देखने के लिए आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। आज आगे बढ़ते हैं। दूसरी सांद्रता है मोललता, मोलैलिटी। मोललता जिसे बोलते हैं मोलैलिटी, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि मोललता किस प्रकार की सांद्रता है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको मोलरता में बताया था कि ये भार आयतन होती है, वेट बाय वॉल्यूम, जबकि मोललता जो है ये भार प्रकार की सांद्रता है, वेट बाय वेट। और दोनों को कंपैरिजन के साथ पढ़ना बहुत इजी समझ में आएगा। देखो मोललता क्या होती है। मोललता का मतलब होता है सेम एज विलय के मोलों की संख्या। वहां पर भी ये था मोलरता में, विलय के मोलों की संख्या जो, ठीक है, वहां था 1 लीटर विलयन में। यहां 1 लीटर की जगह हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या जो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम विलयन की जगह विलायक में उपस्थित है। विलायक में उपस्थित है उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। करेक्ट। तो डेफिनेशन क्लियर है। उसमें था विलय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है, मोलरता कहलाती है। और यह है मोललता, मतलब विलय के मोलों की संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में मौजूद है। तो 2 चेंजेस किए हैं। पहला चेंज तो यहाँ लीटर की जगह किलोग्राम आएगा, और दूसरा चेंजेस विलयन की जगह विलायक आएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को अपन कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल एम। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर तो वही आएगा सेम चीज, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे आ जाएगा विलयन के आयतन की जगह पे विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। तो ये दो मेजर डिफरेंस है परिभाषा देते वक्त, जो है इसकी डेफिनेशन देते वक्त ध्यान रखना। एक तो क्या होता है, नीचे विलायक आता है, विलयन नहीं आता, और दूसरा भार आता है आयतन की जगह पे किलोग्राम में। अब वैसे ही मोल को अगर ओपन करके यहाँ रखेंगे तो मोललता का फॉर्मूला हो जाएगा, मोललता बराबर विलय के मोल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। मोल क्या होता है, पदार्थ का भार बटा अणुभार। तो यहां पर भी यही हो जाएगा, विलय का भार ग्राम में बटा विलय का अणुभार। ठीक है, बटा विलय का अणुभार। तो ये आ गया विलय का मॉलिक्यूलर मास, विलय का अणुभार, और इनटू विलयन का जो विलायक जो है उसका भार लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा विलायक का भार। ध्यान रहे ये भार आपको किस में दिया गया है, किलोग्राम में। ठीक है, भार अगर किलोग्राम में, लेकिन अगर ये भार ग्राम में हो तब अपन क्या करेंगे, अगर ये भार ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मोललता m बराबर, सिंपल फॉर्मूला फ्रैक्शन बन जाएगा, मोललता m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल mw इंटू कैपिटल W ग्राम में। क्योंकि आपने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए भार को किलोग्राम की जगह हम किस में रखेंगे, ग्राम में रखेंगे। क्लियर। तो ये होती है मोललता। अब मोलरता और मोललता में मेन डिफरेंस क्या है वो आप ध्यान से सुनना। इसमें अपन लेते हैं भार विलायक का, और उसमें लेते हैं आयतन विलयन का। तो अगर आपसे पूछ ले कि एक 1 m है कैपिटल M और एक 1 स्मॉल m है, स्मॉल m का मतलब होता है मोलल और कैपिटल M का मतलब होता है मोलर, तो कौन सी सांद्रता दोनों में से बड़ी सांद्रता होगी, है ना। 1 स्मॉल m या 1 कैपिटल M में से कौन सी सांद्रता बड़ी सांद्रता होगी। तो ध्यान रखना, 1 स्मॉल m जो है वो बड़ी सांद्रता होती है, 1 कैपिटल M जो है वो बड़ी सांद्रता होती है स्मॉल m से। मतलब मोलरता हमेशा मोललता से
अधिक होती है अगर दोनों का मान समान हो। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अपन किसका यूज करते हैं? आयतन का यूज करते हैं, और आयतन में विलयन का आयतन आता है तो उसमें विलय भी आएगा और साथ में क्या आएगा? विलायक भी आएगा। इसका मतलब अगर इस विलायक वाले में से विलय घटाएंगे, मतलब आयतन में से अगर विलय घटाएंगे तो जो विलायक का आयतन होगा थोड़ा कम होगा, है ना। और जबकि मोललता में अपन किसको ले रहे हैं? मोललता में अपन भार ले रहे हैं, और वो भार किसका है? केवल विलायक का ही है। आप यूं समझ लीजिए 1 मोलर का मतलब हो गया, अगर मैं इसको 1000 कहूं तो इसका 1000 भी ग्राम में होगा, ये 1000 ml में होगा। आप यूं समझ लीजिए इसको, देखो बहुत इजी है। ये 1000 ग्राम केवल विलायक है, जबकि ये 1000 ml विलय प्लस विलायक है। तो अगर इसमें से विलय घटाएंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी आयतन वाली, और अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो m इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, है ना। अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो मोलरिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी मोलरता और मोललता में से कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है, किसका मान अधिक होता है? तो मोलरता हमेशा मोललता से ज्यादा होती है। क्लियर? अगर दोनों की सांद्रताएं बराबर बराबर हो। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन किस लेवल से पूछ सकते हैं? तो देखो सवाल कुछ इस तरीके से एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। जैसे एक सवाल बना के दे दिया कि 10% कैल्शियम कार्बोनेट W/W, ये W कंसंट्रेशन है, W/W की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बना के दे दिया, मोललता ज्ञात करो। चलिए इसका आंसर देने से पहले मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां जरूर लिखूंगा, वो भी आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? कि मोललता जो है वो भार भार सांद्रता है, और जो सांद्रता भार भार होती है उस सांद्रता के ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछी हुई है कि इनमें से किस सांद्रता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो सांद्रता भार भार सांद्रता होती है, क्योंकि भार के ऊपर, है ना, किलोग्राम या कोई भार है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे आता है आयतन, आयतन के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है ना। गर्म करोगे तो आयतन कम हो जाएगा, तो आयतन के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मोलरता और मोललता में से ताप का प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो ताप का प्रभाव पड़ेगा मोललता पर। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये भार मोललता पर नहीं पड़ेगा, सॉरी, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये भार भार सांद्रता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10% कैल्शियम कार्बोनेट W/W, ठीक है, W/W विलियन है, इसकी मोललता आपको ज्ञात करनी है। तो देखो W/W विलियन है, तो सबसे पहले इसको एक्सप्लोर करो। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किसमें मौजूद है? 100 ग्राम किसमें मौजूद है? ध्यान से सुनना, विलियन में। यही होता है परिभाषा, 10% कैल्शियम कार्बोनेट W/W, जो आगे है वो विलय और जो पीछे कैपिटल है वो विलियन का होता है। इसका मतलब इसमें विलायक कितना हुआ? तो विलायक हो गया 90 ग्राम। विलियन में से विलय को घटा दो, पीछे विलायक बचेगा, और विलायक हो गया 90 ग्राम। अब ये दोनों वैल्यूज आप रख के सॉल्व कर लो। तो मोललता स्मॉल m बराबर पदार्थ का भार 10 ग्राम इंटू 1000 बटा पदार्थ का अणुभार। अपन जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना होता है? 100 होता है, पहले से ही पढ़ चुके हैं अपन इसको, और नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। 40 + 12 और 16 इंटू 3 48, ठीक है। और इंटू यहाँ 100 नहीं करना है, देखो यहाँ 90 करना है। यहाँ 100 करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ अपन क्या करेंगे 90। ये 90 केवल विलायक का है, जबकि अपन मोलरता में यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं? आयतन विलियन का, तो वो अपन 100 लिखते पूरा, ठीक है। सॉल्व कर लिया, इसको कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। दैट इज इक्वल टू 10/9 मोलल या स्मॉल m। क्लियर? तो ये एकदम इजी टॉपिक, मोललता क्या होती है, ठीक है। और आगे बढ़ता हूं मैं, कंपटीशन लेवल से आपको सवाल बताता हूं। अगर मोललता पर कोई कंपटीशन लेवल से सवाल पूछते हैं तो देखो इस तरीके का एक सवाल बनता है, जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 इस बार आपको दे दिया 10%, ठीक है, 10% ग्लूकोज, और वेट बाय वेट की जगह क्या दे दिया? वेट बाय वॉल्यूम, W/V। और अब आपको पूछ लिया कि इस विलियन की मोललता कितनी होगी? फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोललता ज्ञात कीजिए। और इसके लिए आपको विलियन का घनत्व दे रखा है, विलियन का घनत्व दे रखा है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml, ठीक है।
आपको इस विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात की मोललता अगर आपको ज्ञात करनी है तो यहाँ W/W होना चाहिए था, लेकिन यहाँ W/V है। उस कंडीशन में आपको घनत्व दिया हुआ होगा और वो घनत्व किसका होगा, विलयन का घनत्व होगा। ठीक है, तो पहले इसको एक्सप्लेन करें अपन कि 10% ग्लूकोज का क्या मतलब हुआ, 10 ग्राम ग्लूकोज किसमें मौजूद है, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलायक में। ये मतलब हुआ 100 ग्राम 100 ml में है, ये तो 100 ml विलियन में, वापस रिकरेक्ट कर देते हैं इसको, 100 ml विलियन। इसका मतलब ये होगा 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलियन में मौजूद है। सॉल्यूशन 100 ml, सोल्यूट 10 ग्राम। अब आपके पास तो विलियन का आयतन दे रखा है, जबकि अपने को विलायक का भार चाहिए, तो अपन घनत्व का यूज कर लेंगे। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा m बराबर d इंटू वी, घनत्व इंटू आयतन। घनत्व कितना है 1.5 इंटू आयतन कितना है 100, जो आपने देखा है कितना होगा ये 150 ग्राम आ गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो काफी स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं, ध्यान रखना। ये 150 ग्राम जो है, ये जो द्रव्यमान आया है 150 ग्राम, ये 150 ग्राम द्रव्यमान किसका है, ये 150 ग्राम द्रव्यमान विलियन का है, सॉल्यूशन का है। क्योंकि अपन ने यहाँ पर जो आयतन लिया है वो विलियन का लिया है, घनत्व विलियन का लिया है, तो द्रव्यमान भी किसका आएगा, विलियन का आएगा। लेकिन आपको किसका चाहिए यहाँ पे द्रव्यमान, आपको द्रव्यमान चाहिए विलायक का, और विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, तो विलियन का 150 है और विलय उसमें कितना है 10 ग्राम, तो ये हो गया 10 ग्राम यानी कि 140 ग्राम। ये अगर आपने नहीं किया तो फिर गलत हो जाएगा। क्लियर, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब आगे देखते हैं, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। मोललता m बराबर पदार्थ का भार 10 ग्राम इंटू 1000 बटा पदार्थ का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, 180, जो अपन निकाल सकते हैं 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, सबके परमाणु भार को जोड़ना 180 आ जाएगा, और ये हो गया 140 जो आपको दिया है। सॉल्व करना इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 100 डिवाइड बाय 18 इंटू 14, सॉल्व कर लीजिए ये भी, ये आ जाएगा 50/18 इंटू 7, है ना। आगे पूरा कंप्लीट सॉल्व करना, आगे कंप्लीट आंसर आ जाएगा किसमें, मोलल में। ओके, तो डायरेक्टली और भी आप इजी कर सकते हैं, 25/18 भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इजी करके कंप्लीट फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। मेरा काम है आपको कंसेप्ट बताना कि किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता का नेक्स्ट प्रकार है नॉर्मलता। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, तीसरी प्रकार की सांद्रता है नॉर्मलता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपटीशन एग्जाम में यही होती है, नॉर्मलता n से अपन बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी देखें इसको, फिर मैं आपको तीनों के कंबाइंड क्वेश्चन बताता हूं जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो नॉर्मलता का मतलब होता है सेम मोलरता वाली परिभाषा लिखनी है। ठीक है, देखो विलय के मोलों की जगह पे एक वर्ड चेंज करना है, विलय के तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, विलय के तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। देखो परिभाषा क्लियर करना, वहां पे था मोलरता में विलय के मोलों की संख्या, यह है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। विलय के तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में घुले हों, तो नॉर्मलता हमेशा तुल्यांक से संबंधित होती है। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी किस प्रकार की सांद्रता हुई, ये भी W/V, क्योंकि भार को अपन आयतन में घोल रहे हैं, तो W/V प्रकार की सांद्रता है। तो नॉर्मलता n बराबर, फॉर्मूला क्या बन गया, ऊपर विलय के मोल की जगह विलय के तुल्यांक, इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, तो विलय के तुल्यांक की संख्या, और नीचे आ जाएगा विलियन, सॉल्यूशन जो है उस विलियन का आयतन, और वो विलियन का आयतन लेना है लीटर में। नाउ मोल और इक्विवेलेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन आप इसको एकदम क्लियर करना, मैं आपको सिखाऊंगा कि तुल्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वो अगर ज्ञात हो ना, वो अगर आप सीख गए तुल्यांक निकालना,
तो फिर नॉर्मलता काफी इजी है। वापस बता रहा हूं, नॉर्मलता में जो तुल्यांक वर्ड है उसका क्या मीनिंग है। तो देखो तुल्यांक बराबर क्या होता है, जैसे आप बताइए मोल बराबर क्या होता है, तो मोल होता है पदार्थ का भार बटा अणुभार। वैसे तुल्यांक भी यही होता है, पदार्थ का भार, पदार्थ का भार ग्राम में बटा उस पदार्थ का अणुभार होता है मोल में। यहां पे अणुभार की जगह हो जाएगा उस पदार्थ का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास। तो मोल में यहां अणुभार लेते हैं, जबकि तुल्यांक में यहां तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास लेते हैं। तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज कॉल्ड इक्विवेलेंस, तुल्यांक कहते हैं। अगर ये वैल्यू मैं यहां रख दूं तो n बराबर क्या आएगा, n बराबर आपको मिलेगा विलय का भार, ठीक है, तुल्यांक की जगह विलय का भार किसमें, ग्राम में, बटा विलय का तुल्यांकी भार, विलय का इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार, और इनटू, ठीक है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, विलयन का आयतन लीटर में। अगर मान लीजिए विलयन का आयतन लीटर में नहीं दे रखा है, मिलीलीटर में दे रखा है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका एक सिंपल फ्रैक्शन में लिख देता हूं जो आपको याद रखना है, नॉर्मलता बराबर दिए गए पदार्थ का भार ग्राम में इंटू 1000 अपॉन तुल्यांकी भार। तो देखो MW की जगह क्या हो जाएगा, EW का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार, जो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे ज्ञात करना है, ठीक है, इनटू विलयन का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम V, ये आयतन हो जाएगा मिली लीटर में। आपने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो आयतन मिलीलीटर में रखना है, और 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो आयतन लीटर में रखते हैं। क्लियर। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ एक ही दिक्कत आएगी जब आप इसका यूज करेंगे कि सर तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे। अणुभार तो सर हमने कर लिया, जैसे ग्लूकोज था तो C6H12O6 सबके परमाणु भारों को जोड़ा 180 आ गया मेरे पास, है ना। अब तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। देखो जब भी आप नॉर्मलता को यूज करें, तुल्यांकी भार इस प्रकार से ज्ञात करना है, इक्विवेलेंट मास या तुल्यांकी भार। चलिए ध्यान रखना, तुल्यांकी भार बराबर, बहुत आपको एक सिंपल ट्रिक से बता रहा हूं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए इसको पढ़ने में। तुल्यांकी भार बराबर दिए गए पदार्थ का भार, ठीक है, दिए गए पदार्थ का भार, जो भी उसका अणुभार है, दिए गए पदार्थ का भार मींस दिए गए पदार्थ का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, अणुभार कितना है, और डिवाइड बाय, अगर वो एसिड है तो उसकी क्षारकता, क्षारकता मतलब बेसिसिटी, कितने H+ रिलीज कर सकता है। अगर वो क्षार है तो उसकी अम्लता, अम्लता मतलब कितने OH रिलीज कर सकता है, एसिडिटी। अगर वो लवण है तो उसकी संयोजकता का भाग लगा दीजिए, वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता नहीं कहूंगा, संयोजकता कारक कहूंगा, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, तुल्यांकी भार मिल जाएगा। ये तुल्यांकी भार निकालने का एकदम सिंपल मेथड और सिंपल फॉर्मूला। किसी भी चीज का इक्विवेलेंट मास का मतलब हो गया EW, क्या होगा, उसका अणुभार, मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड बाय क्षारकता, क्षारकता का मतलब होता है वो कितने H+ रिलीज करता है, उसमें कितने H+ हैं। अम्लता का मतलब वो कितने OH रिलीज करता है, देता है अम्लता, या उसका वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर को अपन NF बोलते हैं, N फैक्टर या NF या वैलेंसी फैक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको बोल दिया HCl है, HCl का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो HCl का तुल्यांकी भार बराबर जो भी HCl का अणुभार है, मॉलिक्यूलर मास, अणुभार तो आप निकाल ही सकते हो भाई, 35.5 और 1 36.5, डिवाइड बाय कितने H+, ये अम्ल है ना, तो क्षारकता कितनी है 1, ये 1 H+ रिलीज कर सकता है, तो डिवाइड बाय 1, तो इसका तुल्यांकी भार कितना होगा, जितना इसका अणुभार होगा। H2SO4, H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा, इसका अणुभार, अणुभार आप निकाल लीजिए, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 2 34 और 16 × 4 64, यानी टोटल 98। तो 98 H2SO4 का अणुभार हो गया। अब डिवाइड बाय क्षारकता, H2SO4 की क्षारकता यानी कि H+ की संख्या, तो कितने H+ ये रिलीज कर रहा है, 2 H+ रिलीज करता है, इसकी क्षारकता 2 होती है, कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू 49। ये 49 क्या होगा, H2SO4 का तुल्यांकी भार होगा।
मेरी बात समझ में आ गई? तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करना है? उसका अणुभार बटा उसकी अम्लता, क्षारकता या उसका वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता कारक। अब अगर कोई लवण है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण है और लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? संयोजकता कारक देखेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार होता है 100, ये अपने को पता है, निकाल सकते हैं। अब तुल्यांकी भार देखो, कैल्शियम पे कितना चार्ज आता है? +2। कार्बोनेट पे कितना होता है? -2। कुल पूरा अणु उदासीन होता है। तो कैल्शियम +2, कार्बोनेट -2, इसका मतलब संयोजकता कारक क्या हुआ? 2। इस पर भी +2 कुल चार्ज आ रहा है, इस पर -2 कुल चार्ज आ रहा है, तो उसका संयोजकता कारक हो गया 2 / 2 = 50। क्लियर? मैं और क्लियर कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि आगे ये केमिस्ट्री में बहुत काम आता है तुल्यांक और तुल्यांकी भार ज्ञात करना, क्योंकि अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, फैराडे के नियम पढ़ेंगे, तो वहां पर भी तुल्यांकी भार आपको परेशान करेगा। और देखो Al2O3 का तुल्यांकी भार क्या होगा? अब Al2O3 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। अब इस लास्ट कंसेप्ट को देखना ध्यान से। Al2O3 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, कुछ भी होगा, मान लीजिए इसका अणुभार है Mw, निकाल सकते हैं वो अपन। एल्यूमिनियम का 27 होता है, तो 27 × 2 और ऑक्सीजन का 16 × 3, सब जोड़ेंगे तो अणुभार आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड बाय, अब इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है? तो पहले आप इसका वापस एक आयन बना लीजिए, इसको तोड़ दीजिए। 2 एल्यूमिनियम है तो 2Al, और एल्यूमिनियम पे क्या आएगा? +3, 3 इसके ऊपर जाएगा, और O कितने हैं? O है 3, और उसके ऊपर कितना आएगा? -2। यही है, ऑक्सीजन पे 2 जाएगा, -2 और 3 उसके नंबर है। अब टोटल चार्ज देखिए, 2 × 3, तो टोटल चार्ज क्या हुआ? +6, 3 × 2 कितना हुआ? -6। दैट मीन्स इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, संयोजी कारक क्या है या संयोजकता कारक क्या है? 6 है, तो डिवाइड बाय 6, ये इसका तुल्यांकी भार हो गया। क्लियर? तो अणुभार बटा जो है, जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर या एसिड या बेस H+ या OH- से डिवाइड करेंगे तो अपने को इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। अब अगर आपने इक्विवेलेंट मास निकालना सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन हो जो है इससे रिलेटेड, वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए आपको सवाल दे दिया 10% कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 W/V की नॉर्मेलिटी यानी कि नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। ध्यान से देखना, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 10% कैल्शियम कार्बोनेट वेट बाय वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे? पहले इसको ओपन करें। 10% कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन, आगे है वॉल्यूम में, तो ये हो गया 100, वॉल्यूम में है तो 100 ml। क्या है 100 ml? विलियन, 100 ml। तो इस तरह से विलियन का आयतन हो गया 100 ml और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया 10 ग्राम। आप सीधा फॉर्मूला लगाएं, नॉर्मेलिटी N = मास ऑफ द सोल्यूट 10 ग्राम इंटू 1000 क्यों किया भैया? क्योंकि ये ml में दे रखा है 100 ml, विलियन का आयतन 100 ml। अब इसका क्या निकालना है? कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार। तो मैं आपको यहां सिखा चुका हूं, देखो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, उसका अणुभार बटा संयोजकता कारक, ये 50 यहां लिख देता हूं मैं। EW ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 50। सॉल्व कर लिया, इसको कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स इट इज 10/5, और 10/5 का मतलब हो गया 2N। N लिखते हैं अपन नॉर्मल के लिए, तो दैट मीन्स आप यूं बोले 10% कैल्शियम कार्बोनेट W/V, या सीधा बोल दे 2N ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्यूशन बात एक ही है। क्लियर? तो ये तीसरी सांद्रता थी नॉर्मलता। कंसंट्रेशन में थर्ड, नॉर्मलता और मोलरता सेम होती है, बस नॉर्मलता के अंदर अपन तुल्यांकी भार लेते हैं, जबकि मोलरता के अंदर हम अणुभार लेते हैं। वहां लेते हैं मॉलिक्यूलर मास इन मोलैरिटी एंड इक्विवेलेंट मास इन नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब देखो नॉर्मलता और मोलरता को एक साथ मिक्स करके मैं आपको सवाल बताता हूं कि अगर दो विलयनों को एक साथ मिला दिया जाए तो परिणामी विलयन की नॉर्मलता कैसे ज्ञात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कंपटीशन एग्जाम। आपको एग्जाम में चाहे लाइक नीट का एग्जाम हो या सेकंड ग्रेड ACF का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, तो ज्यादातर एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछते हैं, दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर विलयन की पीएच कैसे ज्ञात करेंगे, विलयन की जो है कंसंट्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आप ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखें। ठीक है, मैं इनको स्पेशली लिख रहा हूं अलग से, इन 3 फॉर्मूलों को आप ध्यान रखें। सबसे पहला फॉर्मूला है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3।
आप इसको नॉर्मेलिटी में भी लिख सकते हैं, N1V1 N2V2 N3V3। ये आपको तब यूज लेना है बीच में प्लस का साइन जब ये दोनों क्या हो, एसिड हो या दोनों क्या हो, बेस हो, क्योंकि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ जुड़ती है। एसिड और बेस अगर दोनों एसिड हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, सामर्थ्य बढ़ जाएगी। दोनों बेस हैं तो आपस में जुड़ेंगे। तो अगर अम्ल या क्षार, अम्ल ही दे रखे हैं दोनों, तो जोड़ने का साइन लगाना है प्लस का। अगर मान लो एक अम्ल है और एक क्षार है, तो अपन जानते हैं भाई अम्ल क्षार को उदासीन करेगा। उस कंडीशन में अपन बीच में साइन क्या लगाएंगे, माइनस का। अगर दो विलयन है जिसमें एक अम्ल है और एक क्षार है और उन दोनों को मिक्स कर दिया और परिणामी विलयन की मोलरता पूछ रहे हैं तो माइनस साइन आएगा। और तीसरा, अगर आप एक विलयन से दूसरा विलयन बना रहे हैं तो अपन यूज करते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2। अगर एक विलयन से दूसरा विलयन बनाते हैं, जैसे कोई एक सांद्रता है M/10 से, अपन बना रहे हैं M/100 का विलयन, तो अपन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मैं इन तीनों फॉर्मूलों को यूज करते हुए आपको सवाल बताता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, देखो एक सवाल आपको बना के दिया है, क्वेश्चन फॉर्मेट कुछ इस तरीके से सवाल दिया है। M/10 HCl के 400 ml हैं, उसमें M/10 NaOH के 600 ml को मिलाया गया। ठीक है, तो अब बताइए जो परिणामी विलयन बनेगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, उस परिणामी विलयन की मोलरता कितनी होगी। आप उन तीनों फॉर्मूलों को नॉर्मलता में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपको क्या देखना है, विच फॉर्मूला वी चूज फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अपन देखेंगे कि क्या दे रखे हैं। एक एसिड है, एक बेस है, तो वो हम यूज करेंगे M1V1 माइनस M2V2 इक्वल टू M3V3। क्लियर, M1V1 दोनों में से जो भी चाहे वो आप यहां ले सकते हो। ठीक है, बस ध्यान ये रखना कि ज्यादा में से कम घटता है तो सही रहे, अदरवाइज आप कंपटीशन लेवल से पढ़ रहे हो तो चाहे कोई भी पहले ले लो, माइनस साइन को मानना मत उसमें ना। जैसे मान लो मैंने HCl ले लिया, 1/10 इंटू 400 माइनस क्षार हो गया 1/10 इंटू 600 ml इक्वल टू परिणामी विलयन M3 आपको ज्ञात करना है और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1000 ml, क्योंकि 600 ml 400 ml मिक्स होके बनाएंगे 1000 ml। ये हो गया 40 और ये हो गया 60, यानी कि यहां अपने को कितना मिलेगा, यहां अपने को मिलेगा 60। ठीक है, तो 60 इक्वल टू M3, तो यहां मिलेगा 60 इक्वल टू M3 इंटू 1000, है ना। मैंने क्या कहा, आप चाहे जो पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपन कंपटीशन एग्जाम से पढ़ रहे हैं तो कोई भी पहले लो, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ माइनस नहीं आएगा, है ना। माइनस में सांद्रता होती नहीं है, तो मैंने इसलिए माइनस साइन नहीं लगाया यहाँ पे, -60 नहीं किया। पहले ये आएगा, फिर उसमें से ये 40 वाला माइनस आउट होगा, जो ज्यादा है उसमें से कम घटता है हमेशा। तो ये आ गया अपने पास M3 इक्वल टू 60/1000 और वी कैन राइट 6 इंटू 10 टू द पावर -2 m, है ना। ये कट गया, 6 इंटू 10 की घात -2 मोलर। तो जो परिणामी विलयन बनेगा उसकी सांद्रता कितनी होगी, 6 इंटू 10 की घात -2 मोलर। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे दोनों सेम एसिड होते तब अपन यहाँ साइन लेते प्लस का, अगर एक एसिड एक बेस है तो अपन साइन लेंगे माइनस। यही फॉर्मूले आप वापस यूज कर सकते हो नॉर्मेलिटी के लिए। अगर नॉर्मलता पूछते हैं तब भी ये फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में ध्यान रखना कि पहले मोलरिटी से सॉल्व नहीं करना है, यहीं से नॉर्मलता ज्ञात करके फिर उसमें वैल्यू पुट करके। मैं भी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे और क्लियर होगा नॉर्मेलिटी में आ जाए तो क्या करना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2, इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है। देखिए क्वेश्चन बना के दे दिया कि आपके पास M/10 HCl का एक सॉल्यूशन है, उससे आपको M/100 HCl का सॉल्यूशन बनाना है 500 ml का। ठीक है, आपके पास M/10 HCl का एक जो है स्टॉक सॉल्यूशन है, उस स्टॉक सॉल्यूशन से M/100 HCl बनाना है 500 ml। तो आपको इस पूरी क्रिया में कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, हाउ मच वाटर ऐड टू फॉर्म M/100 HCl 500 ml solution by M/10 HCl। M/10 HCl से M/100 HCl बनाने में पानी कितना लगेगा। अब ये क्या हो गया, इसमें कोई एक ही चीज है और एक ही चीज को आप उसकी सांद्रता को दूसरे में बदलना है। तो उस कंडीशन में अपन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2। जब आपको एक सॉल्यूशन से दूसरा सॉल्यूशन बनाना होता है तो M1V1 इक्वल टू M2V2। अब देखो M1 मान लीजिए वो कितना दे रखा है अपने को 1/10, M/10 है ना, HCl है।
इसका कितना आयतन लिया जाए कि m/100 यानी कि 1/100, 1 कर दो इसको, 1/100 का कितना बन जाए, 500 ml बन जाए, है ना। 1/10 HCl का कितना आयतन लिया जाए कि 1/100 का 500 ml बन जाए। सॉल्व कर दिया, ये हो गया 5 और ये हो गया V1, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 50 ml। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा एक बार इसकी। 1/10 इंटू V1 इक्वल टू 1/100 इंटू 500, V1 इक्वल टू 50 ml। ध्यान से सुनना, ये आपका आंसर नहीं है। दिस 50 ml ये तो क्या है, HCl। कौन सा HCl, m/10 HCl है ये तो m/10 HCl आपने लिया, उसमें से कितना लिया, 50 ml। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मच वाटर एड, कितना पानी मिलाना पड़ेगा टू क्रिएट दी 500 ml। तो 50 ml से 500 ml बनाना है, इसका मतलब m/10 HCl का आप कितना लेंगे, 50 ml लेंगे, और उस 50 ml में 450 ml 450 ml क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, तो m/100 बनेगा, और m/100 का कितना ml बनेगा, 500 ml बनेगा। क्लियर। तो ये बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस में से एक है ये, कि एक सॉल्यूशन से दूसरा सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में अपन इस तरीके से बदल सकते हैं। अब मैं आपको एक नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसी का तीसरा सवाल है। इस बार मैं नॉर्मेलिटी में लूंगा, आपको मोलरिटी में दे रखा है। मान लो आपको दे रखा है m/10 NaOH, m/10 NaOH 500 ml मिक्सड विथ m/10, ठीक है, फिर से दे दिया m/10 H2SO4, और ये भी दे रखा है 500 ml। m/10 NaOH और m/10 H2SO4 500 ml को मिक्स किया है। परिणामी विलयन जो है उसकी आपको क्या निकालनी है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। परिणामी विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। तो आपको कंसंट्रेशन तो किसमें दे रखी है, मोलरता में। आपको ज्ञात क्या करना है, नॉर्मलता। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना और सुनना इसको, ठीक है। ये बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट, इसमें आपको यहाँ गलती नहीं करनी है। सबसे पहली बात, लास्ट में जाकर नॉर्मलता में नहीं बदलना है, पहले ही नॉर्मलता में बदल के नॉर्मलता वाला फॉर्मूला यूज करना है। जैसे ये मोलरता दे रखी है, तो पहले आप इसको नॉर्मलता में बदलो। कैसे बदलेंगे, अपने को आता है फर्स्ट फॉर NaOH। NaOH कितना है, m/10। अब NaOH की क्षारकता कितनी है, 1 है। तो एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर, नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर संयोजकता कारक, नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर संयोजकता कारक, या H+ की संख्या या OH- की संख्या। वही जो अभी अपन ने पढ़ा था तुल्यांकी भार और अणुभार में संबंध, वही है। नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर वैलेंसी फैक्टर, या H+ या OH-। यहां से अपन अगर नॉर्मलता दिया हुआ है तो मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, मोलरता दिया हुआ है तो नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे NaOH है, फॉर NaOH बताइए क्या होगा। NaOH में OH-1 है, तो NaOH के लिए नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर क्या होगा, 1, क्योंकि एक ही OH रिलीज कर रहा है। तो NaOH में नॉर्मलता बराबर मोलरता। तो चाहे इसको m/10 NaOH बोलो, चाहे इसको n/10 NaOH बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि NaOH की क्षारकता अम्लता 1 होती है। लेकिन H2SO4 में पड़ेगा, क्योंकि H2SO4 में 2 H+ है। तो H2SO4 के लिए क्या संबंध होगा, नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर 2 आएगा। 2 क्यों हुआ, क्योंकि 2 H+ है इसमें, और 2 H+ है तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा, मोलरता का दुगना। और मोलरता का दुगना, तो मोलरता कितनी दे रखी है इसकी, 1/10, और 1/10 का दुगना हो जाएगा, यानी कि 1/5 या n/5। वापस बता रहा हूं क्लियरली, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मलता अगर मोलरता में दे रखे हैं और आपको नॉर्मलता पूछ ले, तो पहले मोलरताओं को नॉर्मलताओं में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है, नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर संयोजकता होता है, या H+ या OH-। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर रखना है आपको। नॉर्मेलिटी दे रखी है, मोलरिटी ज्ञात करनी है, या मोलरिटी दे रखी है, नॉर्मेलिटी ज्ञात करनी है, तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। क्लियर। ये अपने पास दोनों की सांद्रता आ गई। NaOH की सांद्रता तो अभी भी कितनी रहेगी, n/10 ही रहेगी, क्योंकि नॉर्मलता बराबर मोलरता है। लेकिन H2SO4 में ये n/5 हो जाएगी। क्लियर। अब इसका आप फॉर्मूला यूज करें, जो फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला इसमें काम आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, N1V1 माइनस N2V2, बिकॉज एक एसिड है एक बेस है, ठीक है। इसके आगे का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। उसको फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू
N3V3। ठीक है, जो बड़ी राशि है, पहला N1 NaOH के लिए ले लो इसको, तो 1/10 इंटू 500 माइनस 1/5, क्योंकि ये 5 में कन्वर्ट हो गया था, और इसका भी 500 ml है, इक्वल टू N3 आपको ज्ञात करना है, टोटल वॉल्यूम हो गया 1000। सॉल्व किया इसको, कैंसिल आउट हुआ ये, तो 50 माइनस ये भी कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 100 इज इक्वल टू N3 इंटू 1000। जैसा मैंने बोला, कोई भी पहले ले लो, बस माइनस साइन मत लगाना, है ना, क्योंकि माइनस साइन उसमें नहीं आता है कंसंट्रेशन के अंदर। तो ये 50 में से 100 माइनस आउट हुए तो कितने हुए, 50। ठीक है, इसमें माइनस साइन नहीं आएगा, आप चाहे तो पहले 100 ले लो, बाद में 50 ले लो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, इंटू 1000। सॉल्व किया इसको, तो N3 इक्वल टू क्या आएगा, द N3 इज इक्वल टू 50/1000, और 50/1000 का मतलब हो गया 5 इंटू 10⁻⁻2 नॉर्मल n। या और इसको सही ढंग से लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 1/20 या n/20, एक ही बात है, दैट इज योर आंसर, n/20। मेरी बात समझ में आई? अगर आपको मोलरताओं में दे रखा है तो पहले नॉर्मलताओं में बदले, फिर नॉर्मलता ज्ञात होगी। ऐसे ही अगर आपको नॉर्मलताएं दे रखी है और मोलरता पूछी है, तो पहले नॉर्मलताओं को मोलरता में कन्वर्ट करें, वहीं पर फिर फॉर्मूले में पुट करके उसको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? तो ये अपन ने 3 सांद्रताएं पढ़ी, नॉर्मलता, मोलरता और मोललता क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मोल अंश, मोल भिन्न क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता और फॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्मलता क्या होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।